इतिहास अक्सर खामोशी से बीतता है, लेकिन कभी कभी एक पल में ऐसा गरजता है कि सदियों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। और ऐसा ही एक पल था जब एक घटना ने राज सिंहासन से लेकर इंसानियत तक सब कुछ हिला कर रख दिया। ये कहानी शुरू हुई साल 1914 में, जब सरायेवो की एक संकरी गली में चली एक गोली ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कि वही चिंगारी थी जिसने बारूद से भरे यूरोप को आग के समंदर में झोंक दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो पहले विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। कि टकराव था साम्राज्यों का, अहंकार का और विचारधाराओं का। दुनिया ने देखा कैसे एक मौत से 7 करोड़ सैनिक युद्ध में झोंक दिए गए। कैसे 2 करोड़ जिंदगियां सिर्फ सत्ता और घमंड की भेंट चढ़ गईं। राजतंत्र ढह गए, देशों के नक्शे बदल गए और फिर टूटे हुए शहरों की राख से नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन सवाल अभी भी बहुत है, युद्ध से पहले की दुनिया आखिर कैसी थी? क्या वाकई एक गोली इस कदर पूरी दुनिया को हिला सकती है? आखिर जिम्मेदार कौन था? और ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका पहले चुप था, युद्ध में कूद पड़ा? And people ask why. Why doesn't America get involved immediately? The Germans. Sinking American ships in early 1917. This leads President Woodrow Wilson to go to Congress and ask for a declaration of war. ये महायुद्ध खत्म कैसे हुआ और इसकी कीमत क्या थी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये युद्ध सच में खत्म हुआ या बस एक और जंग की शुरुआत थी? इस कहानी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, बल्कि ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी होती है। तो चलिए इतिहास के इस अध्याय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले यूरोप वैश्विक शक्ति का केंद्र था। उस समय जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए थे। 1914 तक जर्मनी ने पिग आयरन और स्टील के उत्पादन में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि कोयले के उत्पादन में वो अब भी ब्रिटेन से पीछे था। वहीं फ्रांस, इटली, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देश इस प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे थे। लेकिन कहानी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। समंदर के उस पार 2 नई ताकतें उभर रही थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। अमेरिका अब अमेरिकी महाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था और औद्योगिक उत्पादन के मामले में वो यूरोप से भी आगे निकल गया था। इसी तरह जापान अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और रूस पर मिली चौंकाने वाली जीत के बाद अब एशिया में एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। उसकी निगाहें अब चीन जैसे बड़े क्षेत्रों पर थीं। अब अगर राजनीति की बात करें तो जहां ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में लोकतंत्र मजबूती से स्थापित हो चुका था, वहीं जर्मनी में असली सत्ता काइजर और चांसलर के पास थी। इटली एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र था, जबकि जापान में मीजी पुनर्स्थापना के बाद भले ही संविधान बना, लेकिन वोटिंग का अधिकार सिर्फ 3% लोगों को था। यानी हकीकत में वहां की सत्ता सम्राट और सेना के पास ही थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि युद्ध से पहले की दुनिया बाहर से बहुत भव्य और संतुलित दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये दुनिया असमानता, साम्राज्यवादी लालच और टकराव की आग में सुलग रही थी। तो सवाल अब ये है कि इस युद्ध के होने का क्या कारण रहे? असल में उस वक्त का यूरोप मानो एक सुलगता हुआ मैदान था, जहां हर ताकत अपनी ताकत आजमाना चाहती थी और सत्ता, सेना व स्वार्थ की टक्कर ने माहौल को बारूद बना दिया था। चलिए जानते हैं उन मुख्य कारणों को जिन्होंने इस आग को भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। पहला कारण था उपनिवेशों की दौड़। अफ्रीका हो, एशिया हो या फिर प्रशांत क्षेत्र, हर ताकतवर यूरोपीय देश चाहता था कि उसके झंडे वहां लहराएं। दूसरा बड़ा कारण था नौसैनिक प्रतिस्पर्धा। जर्मनी ने अपनी नौसेना को मजबूत करना शुरू किया ताकि औपनिवेशिक दबदबा बनाए, लेकिन ब्रिटेन इस क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता नहीं छोड़ना चाहता था। तीसरा कारण था फ्रांस और जर्मनी के बीच पुरानी दुश्मनी। 1871 में फ्रांस फ्रैंको प्रशियन युद्ध में हार गया और एल्सेस लॉरेन खो बैठा, और अब वो हार उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। चौथा कारण था बाल्कन क्षेत्र में टकराव।
रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन क्षेत्र पर वर्चस्व चाहते थे, जहां स्लाव आबादी ज्यादा थी और स्लाव आबादी को लेकर दोनों के इरादे टकराने लगे। पांचवा कारण जुड़ा था सर्बिया राष्ट्रवाद से। स्लावों को एकजुट कर यूगोस्लाविया बनाना सर्बों का सपना था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी को सीधे चुनौती देता था। अब तक हमने युद्ध के पीछे के कारणों को समझा है, लेकिन सिर्फ कारणों से इतिहास नहीं बनता। असल मायने तो उन घटनाओं में छिपे हैं जो जमीन पर चिंगारी बनकर फूटी, और फिर उन्हीं चिंगारियों ने इतिहास को वो आग दे दी जिसे हम आज पहला विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब समझते हैं वो बड़ी घटनाएं। पहली घटना थी मोरक्को संकट 1905 से 1906। जब फ्रांस को मोरक्को पर अधिकार मिले, जर्मनी ने विरोध किया, लेकिन उसे कूटनीतिक हार झेलनी पड़ी। दूसरी बड़ी घटना ब्रिटेन रूस समझौता 1907। एशिया में टकराव खत्म हुए, अफगानिस्तान तिब्बत ब्रिटेन के प्रभाव में गए और ईरान 3 हिस्सों में बढ़ गया। तीसरा संकट था बोस्निया संकट 1908। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया, लेकिन रूस ने सर्बिया का साथ देना चाहा तो वो जर्मनी के डर से पीछे हट गया। चौथी घटना अगादीर संकट 1911। फ्रांस के सैनिकों के जवाब में जर्मनी ने युद्धपोत भेजा, जिससे तनाव बढ़ा और नौसैनिक दौड़ और तेज हो गई। पांचवी घटना पहला बाल्कन युद्ध 1912। सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो ने मिलकर उस्मानी साम्राज्य पर हमला किया। छठा मोर्चा दूसरा बाल्कन युद्ध 1913। बुल्गारिया ने सर्बिया पर हमला किया, लेकिन बाकी देशों ने मिलकर उसे हरा दिया। सर्बिया और मजबूत हो गया। और फिर जून 1914 की चिंगारी। ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सरायेवो में हत्या हुई। सर्ब समर्थित हमले के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर दबाव डाला, और जब सर्बिया झुका नहीं तो युद्ध छिड़ गया। यहीं से शुरुआत हुई उस महायुद्ध की जिसने पूरी दुनिया को झुलसा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस महायुद्ध का जिम्मेदार कौन था? क्या ये सब सिर्फ एक देश की गलती थी, या पूरा यूरोप एक उलझी हुई बिसात पर चल रहा था? चलिए इस सवाल को 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला कारण था अलायंसेस का जाल। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप 2 सैन्य गुटों में बटा हुआ था। एक और था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। दूसरी और ट्रिपल एंटॉन्ट, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। हालांकि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, इटली ने तटस्थता अपनाई और बाद में ट्रिपल एंटॉन्ट के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। गठबंधनों की जटिल प्रणाली स्थिति को अत्यंत संवेदनशील बना चुकी थी। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो रूस ने सर्बिया के समर्थन में अपनी सेना तैनात की। जर्मनी ऑस्ट्रिया का सहयोगी होने के नाते पहले रूस और फिर फ्रांस पर हमला कर बैठा। फ्रांस तक पहुंचने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते का उपयोग किया, जिसकी रक्षा का दायित्व ब्रिटेन ने लिया था, जिसके चलते ब्रिटेन ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन के साथ संधि के कारण जापान भी युद्ध में कूद पड़ा। इस प्रकार गठबंधनों की प्रणाली एक स्थानीय संघर्ष को वैश्विक युद्ध में बदलने का प्रमुख कारक बनी। एक बात साफ थी कि ये कोई 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, अलायंसेस ने इसे पूरे यूरोप की जंग बना दिया था। दूसरी वजह थी इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की भूख। अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज की होड़ चल रही थी। जर्मनी मोरक्को पर अधिकार चाहता था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने उसका रास्ता रोक दिया। वहीं जापान ने मौके का फायदा उठाकर जर्मन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। वादा था कि जीत के बाद उसे टेरिटरीज मिलेंगी। साफ था यूरोपीय ताकतें सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वो बांट भी रही थी। और तीसरी वजह शायद सबसे दुखद, एक गलतफहमी यानी कि ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि एक हत्या, एक अल्टीमेटम और कुछ मोबिलाइजेशन पूरे यूरोप को युद्ध की आंख में झोंक देंगे। जर्मनी को लगा कि रशिया के साथ फ्रांस भी युद्ध में आएगा, क्योंकि 1894 में दोनों का अलायंस था। उसे यह भी भ्रम था कि ब्रिटेन तटस्थ रहेगा, जैसे बाल्कन वॉर्स में रहा था। श्लीफेन प्लान के जरिए जर्मनी ने सोचा था कि वो जल्दी जीत जाएगा, तो वहीं ऑस्ट्रिया को लगा कि जर्मनी का समर्थन रशिया को रोक देगा। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी और रशिया दोनों ने मोबिलाइजेशन का मतलब फुल स्केल वॉर नहीं समझा। लेकिन हर कोई गलत साबित हुआ और नतीजा आप सब जानते ही हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की एंट्री की। 1916 का बैटल ऑफ जुटलैंड पहला और आखिरी बड़ा नेवल बैटल था, जिसमें ब्रिटेन ने समुद्री रास्तों पर कब्जा जमा लिया और जर्मनी की सप्लाई चेन को काट दिया। जर्मनी ने इसके जवाब में अपनाई एक खतरनाक रणनीति, अनरेस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, जिसके अंतर्गत 1917 से अटलांटिक ओशन में हर जहाज को निशाना बनाया जाने लगा, फिर चाहे दुश्मन का हो या न्यूट्रल। इसमें अमेरिकी जहाज भी डूबे
और अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। यही वो पल था जब अमेरिका ने कहा अब बस। जर्मनी को लगा था कि वो यूएस के आने से पहले ही एलाइज को झुका देगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका ने युद्ध में कदम रखा और मोर्चा पलट दिया। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि युद्ध खत्म कैसे हुआ। 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ। उससे कुछ घंटे पहले ही फ्रांस के कंपाइग्ने में एक रेल डिब्बे में जर्मनी ने हथियार डाल दिए और आर्मिस्टिस साइन कर दिया। जर्मनी थक चुका था, संसाधन खत्म हो चुके थे और हार सामने खड़ी थी। उन्होंने शुरुआत में अमेरिका से शांति की गुजारिश की थी और उम्मीद ये की थी कि प्रेसिडेंट विल्सन के 14 पॉइंट्स के जरिए पीस विदाउट विक्ट्री की नीति अपनाई जाएगी। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में विल्सन को कड़ी शर्तें माननी पड़ी। जर्मनी का पूर्ण निरस्त्रीकरण और युद्ध की भरपाई यानी रिपेरेशन। तो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन क्या इसके साथ सब खत्म हो गया? नहीं, असली असर तो इसके बाद दुनिया ने देखा। आइए अब इसे भी समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रमुख परिणाम क्या थे? सबसे पहले बात करते हैं पीस ट्रीटीज की। जर्मनी को ऐसी कड़ी शर्तें दी गईं जिन्हें पूरा करना या निभाना दोनों ही नामुमकिन था। डिसआर्मामेंट, भारी भरकम वॉर रेपेरेशंस सब असफल साबित हुआ। जर्मनी ने रूस की मदद से दोबारा हथियार बनाना शुरू किया और पैसे चुकाने से हाथ खींच लिया। युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए बनी लीग ऑफ नेशंस। एक उम्मीद, एक सपना, लेकिन ये सपना जल्द ही टूटने वाला था। इधर रूस में भूख, थकान और निराशा ने जन्म दिया एक क्रांति को, 1917 का रशियन रेवोल्यूशन। पहले गिरा ज़ार, फिर आया प्रोविजनल गवर्नमेंट और आखिरकार लौटे लेनिन। उन्होंने अक्टूबर क्रांति में सत्ता संभाली और बोल्शेविक्स की सरकार बनी। रूस ने जर्मनी से शांति संधि करके युद्ध से खुद को अलग कर लिया। दूसरी तरफ अमेरिका बनकर उभरा एक वैश्विक महाशक्ति। न उसके घर जंग पहुंची और ना बर्बादी। देर से युद्ध में आने की वजह से नुकसान भी कम और मुनाफा ज़्यादा। लोन्स, आर्म्स एक्सपोर्ट और वर्सेलीज पीस टॉक्स में प्रेसिडेंट विल्सन की भूमिका ने अमेरिका को एक नए दर्जे पर पहुंचा दिया। जबकि यूरोप थक चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण यात्रा में यूरोपीय देश अमेरिका के कर्ज पर आश्रित हो गए और एक पुरानी सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर, अब इतिहास बन गई। इसके टुकड़े टुकड़े हुए तुर्की, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन और ट्रांसजॉर्डन जैसे नए नक्शे सामने आए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया ये सभी नए राष्ट्र बने। एस्टोनिया, लत्विया और लिथुआनिया भी स्वतंत्र हो गए। लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया। जर्मनी की कॉलोनियों को मैंडेट्स कहकर ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट दिया। युद्ध ने एक और बदलाव लाया, नई तकनीकें, नए हथियार और युद्ध की सोच में बदलाव। 90 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब लोग युद्ध को शौर्य नहीं, संकट के रूप में देखने लगे। भारत की बात करें तो लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए। किसी ने पैसा देखा, किसी ने सम्मान और किसी ने सत्याग्रह के बदले स्वराज का सपना। गांधी जी तक ने सोचा कि मदद करने से आज़ादी मिलेगी। लेकिन 1919 का रॉलेट एक्ट इस उम्मीद पर पानी फेर गया। बिना ट्रायल के गिरफ्तारी और जनता की उम्मीदों की मौत। यहीं से बदला सब कुछ। ब्रिटिश की अजेयता का भ्रम टूटा, आत्मगौरव जागा और आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। तो पहला विश्व युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उस वक्त की गलतफहमियों, गुस्से और मैं ही सही हूँ वाली सोच का विस्फोट था। ये वो तूफान था जिसकी आहट सालों पहले शुरू हो चुकी थी, जब छोटी छोटी दरारों ने महाद्वीप को बांटना शुरू किया था। पहला विश्व युद्ध हमें यही सिखाता है कि जब संवाद की जगह अहंकार ले लेता है और समझदारी की जगह मुकाबले की भूख बैठ जाती है, तब इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कब्रिस्तानों में लिखा जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि उस दौर में क्या हुआ, असली सवाल ये है कि क्या आज हम कुछ अलग कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे उसी अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं जहां गलती से नहीं, लापरवाही से इतिहास दोहराया जाता है, जहां इंसानियत दम तोड़ती है और इतिहास एक बार फिर आंसुओं में लिखा जाता है।